कंपटीशन क्लासेस। देखिए हम भारतीय संविधान के ऊपर चर्चा कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको भारतीय संविधान के विस्तार, विकास एवं उसकी प्रस्तावना के बारे में बता दिया है, जिसमें भारतीय संविधान का विकास कब हुआ था, कब उसे पारित किया गया, कब उसे लागू किया गया, इसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्व है, नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, अनुसूचियां। इन पे हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, इनसे जो संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उससे के बारे में आज हम देखते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। यानी कि इसमें ये जो अनुसूचियां दी गई है ये किससे संबंधित है, मतलब इसके अंदर किन का उल्लेख किया गया है, इसके बारे में देखते हैं। देखिए ये है पहली चतुर्थ अनुसूची। चतुर्थ अनुसूची किससे संबंधित है? ए भूमि सुधार, बी पद ग्रहण शपथ, सी है राज्यसभा और डी है जनजातीय क्षेत्र। तो इसमें सी में क्या दिया गया है, राज्यसभा। यानी कि जो चतुर्थ अनुसूची है उसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन दिया गया है। ठीक है, जो षष्ठम अनुसूची है, षष्ठम अनुसूची किससे संबंधित है? षष्ठम अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, यानी कि जो हमारे भारत के 4 मुख्य राज्य हैं, कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, इनमें जो जनजातीय क्षेत्र है, इनमें अधिक जनजातियां पाई जाती है, इनसे संबंधित है। यानी कि अनुसूचित जनजातियां, अनुसूचित जनजातीय एवं SC/ST से संबंधित है षष्ठम अनुसूची। यह है तृतीय अनुसूची। तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? पद ग्रहण शपथ से संबंधित है। ये जो तृतीय अनुसूची है इसके अंदर क्या दिया गया है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जो मंत्री, मुख्यमंत्री होते हैं, इनको जो शपथ दिलाई जाती है उनका उल्लेख किसमें किया गया है? तृतीय अनुसूची में किया गया है। ठीक है, ये जो नवम अनुसूची है, नौवीं अनुसूची, ये किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। ठीक है, एक दोस्तों ये जो नौवीं अनुसूची है इसे प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। नौवीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। और ये जो नौवीं अनुसूची है इसे न्यायालय में वाद योग्य नहीं रखा जा सकता है। ठीक है, ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दल बदल विरोधी कानून से संबंधित कौन सी अनुसूची है? यानी कि जो दल बदल विरोधी कानून है उससे संबंधित कौन सी अनुसूची है? पहली है 9वीं अनुसूची, दूसरी है 11वीं अनुसूची, तीसरी है 10वीं अनुसूची और चौथी है 12वीं अनुसूची। इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? 10वीं अनुसूची। ये जो 10वीं अनुसूची है वो दल बदल संबंधी कानून से संबंधित है। ठीक है, 9वीं अनुसूची मैंने अभी आपको बताया था कि इसे 1951 द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया है और ये न्यायालय में वाद योग्य नहीं है, ये भूमि सुधार संबंधित है। ठीक है, 11वीं अनुसूची, ये जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या दिया गया है? पंचायती राज व्यवस्था है, उससे संबंधित जो विषय है उसके वो दिए गए हैं। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने? 18 विषय हैं। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें 18 विषय दिए गए हैं, उनका उल्लेख 11वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन बनता है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? तो इसमें है 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो 12वीं अनुसूची है, 12वीं अनुसूची, इसमें नगरपालिका, 12वीं अनुसूची में नगरपालिका व्यवस्था से संबंधित जो विषय हैं उनका उल्लेख किया गया है। नगरपालिका व्यवस्था में कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय हैं इसमें। नगरपालिका व्यवस्था में कुल 29 विषय हैं, उनका उल्लेख 12वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है, नगरपालिका को 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया या 1992 में इसको लागू किया गया था 1 जून 1993 को।
लागू किया गया था। ठीक है, इसे नगरपालिका या शहरी विकास व्यवस्था भी कह सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? देखिए, हमारा पहला है राज्यसभा के सीटों के आवंटन से संबंधित है, संघ राज्य और समृद्धि सूचियों के साथ संबंधित है, या भाषाओं के साथ संबंधित है, या दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित करने के साथ संबंधित है। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है तीसरा, इसमें है भाषाओं से संबंधित है। जो हमारी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है इसमें भाषाओं के विषय दिए गए हैं, यानी कि जो मूल संविधान है इसमें मूल संविधान में पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, यानी कि संविधान द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता दी जाती है उन भाषाओं का उल्लेख अनुसूची 8वीं अनुसूची में किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 भाषाएं जोड़ी गई है। ठीक है, 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें पहले मूल संविधान में 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी और 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, किंतु वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है और 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई है। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? यानी कि जो वर्तमान में भारतीय संविधान में इसमें कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 10, ऑप्शन सी है 12 या ऑप्शन सी है डी है 14। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां जोड़ी गई है। ठीक है, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल कितनी अनुसूचियां थी? उसमें सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। ठीक है, मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित को सुमेलिखित कीजिए। यानी कि इसमें अनुसूचियां दी गई है जो किससे संबंधित है। पहला है संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, ये किस अनुसूची में दिया गया है? संघ एवं उनके राज्य क्षेत्रों का उल्लेख, ये पहली अनुसूची में दिया गया है। ठीक है, ये पहली अनुसूची से संबंधित है। दूसरा है अखिल भारतीय सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं किससे संबंधित है? 7वीं अनुसूची से संबंधित है, ये 7वीं अनुसूची में दिया गया है अखिल भारतीय सेवाएं। तीसरा है भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, ये किससे संबंधित है? दूसरी अनुसूची में संबंधित है। ये मैंने आपको पहले के वीडियो में बताया था कि दूसरी अनुसूची में जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल एवं भारत का नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, इनको जो वेतन भत्ते एवं पेंशन दी जाती है उनका उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है, चौथी अनुसूची चौथा है अनुसूचित क्षेत्रों एवं अनुसूचित जनजातियों का नियंत्रण, ये किस में है? 5वीं अनुसूची में। ठीक है, 5वीं अनुसूची में क्या दिया गया है? जो भारतीय अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां हैं, SC ST, उनको जो आरक्षण दिया जाता है वो उनका उल्लेख 5वीं अनुसूची में है। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है? यानी संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है? तो ये हमारे ऑप्शन है भाग 3 पहला, दूसरा है भाग 4, तीसरा है भाग 18, चौथा है भाग 19। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है। ठीक है, ये जो भाग 3 है इसमें संविधान के मूल अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। मूल अधिकारों के बारे में पूछा जाए तो वो भाग 3 है। ठीक है, भाग 3 में मूल अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों को उल्लेखित किया गया है। भाग 18 इसमें राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को उल्लेखित किया गया है। जो राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां हैं उनको भाग 18 में उल्लेखित किया गया है।
राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्ति अब मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बताया था 352, 356 और 360 है। ठीक है, इनको भाग 18 में उल्लेखित किया गया है। भाग 19 में क्या है? भाग 19 में भारत के संघ और राज्यों के बीच जो शक्तियों का विभाजन है प्रकरण, उनको उल्लेखित किया गया है। भारत के संघ और राज्यों के बीच, संघ और राज्यों की जो शक्तियों का विभाजन है, शक्ति का विभाजन, वो भाग 19 में है। विभाजन वो भाग 19 में है। ठीक है, यानी प्रकरणन, प्रकरणन का उल्लेख भाग 19 में किया गया है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्व किस लोकतंत्र के प्रतीक है? जो नीति निर्देशक तत्व है वह किस लोकतंत्र से प्रतीक, किस लोकतंत्र के प्रतीक है? ठीक है, ये इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है समाज से जुड़े हुए। नीति निर्देशक तत्व समाज से जुड़े हुए हैं। पहला ऑप्शन है राजनीतिक लोकतंत्र, दूसरा है आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र, तीसरा है राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र और चौथा है उपयोग। इनमें ये सारे ऑप्शन है या फिर एक? इनमें हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? दूसरा। इसमें आर्थिक व सामाजिक लोकतंत्र से नीति निर्देशक तत्व जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें ये जो नीति निर्देशक तत्व है वो सामाजिक, समाज से जुड़े हुए तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीति निर्देशक तत्व संविधान के किन अनुच्छेदों में उल्लेखित है? ये जो नीति निर्देशक तत्व है ये संविधान के किन अनुच्छेद में उल्लेखित है? पहला है अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा है अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक, तीसरा है अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 तक और चौथा है अनुच्छेद 32 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है तीसरा। अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक हमारे नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, ये जो 3 है ये मूल अधिकारों से, यानी जो मौलिक अधिकार है, नागरिकों के जो मौलिक अधिकार है उनसे संबंधित है। अनुच्छेद 14 से 18 तथा अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 और अनुच्छेद 32 ये मौलिक अधिकारों से संबंधित है, जो हम नेक्स्ट के वीडियो में इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नीति निर्देशक तत्व विश्व के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? जो भारतीय जो नागरिकों के नीति निर्देशक तत्व है वो विश्व के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? मैंने आपको इसका आंसर पहले वाले वीडियो में भी बताया है, एक बार दोबारा इस पर चर्चा करते हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर इसके ऑप्शन है अमेरिका से, दूसरा है ब्रिटेन से, तीसरा है जापान से और चौथा है आयरलैंड से। तो इसमें हमारा राइट आंसर है आयरलैंड। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए हैं? तो इसमें ये हमारे ऑप्शन है। पहला है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, दूसरा है 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा, तीसरा है 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा और चौथा है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? राइट आंसर है पहला, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। ठीक है, इस क्वेश्चन से हमें ये भी पता चलता है कि जो नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं इन्हें मूल संविधान में नहीं जोड़ा गया था, इन्हें बाद में संशोधन करके 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, और जो नागरिकों के मौलिक अधिकार है उन्हें मूल संविधान में ही जोड़ा गया था। ठीक है, जिसके बारे में हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो 73वां संविधान संशोधन है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से। 86वें संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया था। ये देखिए, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? वर्तमान में कितने हैं? ऑप्शन है 6, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 11। तो हमारे जो वर्तमान में नागरिकों के मूल कर्तव्य कितने हैं? हमारा ऑप्शन
ये जो 4 है वो सही है, 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, पहले 42वें संविधान संशोधन के द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, किंतु 86वें संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य है। छियासीवां संविधान संशोधन करके 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। कब? 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। ठीक है, ये जो 11वां मूल कर्तव्य वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था 1 अप्रैल 2010 को। इसके द्वारा शिक्षा का अधिकार भी जोड़ा गया था। ठीक है, तो वर्तमान में नागरिकों के 11 मूल कर्तव्य हैं। ठीक है, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां 11 मूल कर्तव्य संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ये जो 11वां मूल कर्तव्य है वो संविधान के किस भाग में उल्लेखित है? ऑप्शन है, पहला भाग 19 के, दूसरा है भाग 4 के, तीसरा है भाग 21 के और चौथा है भाग 18 के। तो इसमें हमारा राइट आंसर होगा भाग 4 के। जो 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन द्वारा 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? भाग 4 के में। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो गया। देखते हैं हमारा आगे का क्वेश्चन है 13वां। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? देखिए, जो संविधान की प्रस्तावना है इसे अनेक नामकरण दिए गए थे, अलग अलग महाशय ने इसे अलग अलग नाम दिए थे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि संविधान, ये जो प्रस्तावना है इसे संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? हमारे ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, दूसरा है एन ए पालिकवाला ने, तीसरा है के एन मुंशी ने और चौथा है ठाकुरदास भार्गव ने। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा होगा? दूसरा, एन ए पालिकवाला ने इसे संविधान का परिचय पत्रक कहा था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। देखते हैं कि संविधान, ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसे और किन किन नामों से जाना जाता है? प्रस्तावना को आत्मा भी कहा जाता है संविधान की। ठीक है, संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। दूसरा नाम इसे उद्देशिका भी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, इसे संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। ठीक है, और क्या कहा जाता है? परिचय पत्र। ठीक है, परिचय पत्रक, संविधान का परिचय पत्रक भी कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? जन्म कुंडली, संविधान की जन्म कुंडली भी कहा जाता है। ठीक है, और ये जो इनको नामकरण दिए गए हैं वो किन महाशयों द्वारा दिए गए हैं? देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की प्रस्तावना को किन नाम से पुकारा था? कुंजी। ठीक है, ये जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है इसने प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा था। ठीक है, ये जो के एम मुंशी ने प्रस्तावना को संविधान की जन्म कुंडली कहा था। ठीक है, ठाकुर भार्गवदास इन्होंने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा या हृदय कहा था। ठीक है, ये हमारे राइट आंसर हो गए। और एन के पालिकवाला ने परिचय पत्रक। ठीक है, बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में विद्या प्रभुसत्ता निहित है। भारत में विद्या प्रभुसत्ता किस में निहित है? पहला है राष्ट्रपति में, दूसरा है न्यायपालिका में, तीसरा है मंत्रिमंडल में और चौथा है संविधान में। तो इसमें हमारा राइट आंसर कौन सा है? संविधान में। प्रभुसत्ता, जो भारतीय संविधान की जो प्रभुसत्ता है वो संविधान में निहित है। देखिए गाइस, आपको प्रभुसत्ता से कुछ अंदाजा लग रहा होगा, आपने प्रभुसत्ता का नाम कहीं तो सुना होगा या देखा होगा। तो ये हमारी प्रभुसत्ता है, ये हमारी प्रस्तावना में इसका नाम दिया गया है। प्रस्तावना क्या है? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, प्रभुत्व
प्रभुत्व जो नाम है ये प्रभुसत्ता से है, ठीक है। संप्रभुता, संप्रभुता इसका आशय क्या है? संप्रभुता इसका आशय है कि जो भारत देश है वो आंतरिक एवं बाह्य रूप से, आंतरिक या बाह्य रूप से किसी अन्य सत्ता या किसी बाहरी देश पे निर्भर नहीं है, किसी भी रूप में अन्य सत्ता पे निर्भर किसी भी प्रकार से नहीं है, ठीक है। और ये जो प्रभुसत्ता है वो किस में है? प्रस्तावना में है। प्रस्तावना किस में निहित है? संविधान में। तो इसमें हमारा राइट आंसर को क्या होगा? संविधान में निहित है, ठीक है। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग में, संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया था? तो इसमें क्या पूछा गया है कि संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख किस भाग में किया गया है? ये हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भाग 21 में, ऑप्शन 2 है भाग 18 में, ऑप्शन 3 है भाग 20 में, या ऑप्शन 4 है भाग 17 में। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या होगा? इसमें हमारा राइट आंसर है भाग 20 में, ठीक है। भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। भाग 21 इसमें क्या है? जो भाग 21 है इसमें अस्थायी संक्रमणकालीन स्थितियों का उल्लेख है। अस्थायी संक्रमणकालीन जो स्थितियां हैं या विशेष उपबंध है उनका उल्लेख किसमें किया गया है? भाग 21 में किया गया है। भाग 18 में मैंने आपको बताया था कि आपातकालीन स्थिति का उल्लेख किया गया है। भाग 17 इसमें जो हमारी राजभाषा हिंदी है उसका उल्लेख किया गया है। राजभाषा हिंदी का उल्लेख भाग 17 में किया गया है, अनुच्छेद 343 से 351 में। 343 से 351 तक जो भारत की राजभाषा हिंदी है उसका उल्लेख किसमें किया गया है? 17 में किया गया है। और भाग 20 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, ठीक है। इसका अनुच्छेद है 368। 368 में 368 अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन स्थितियों का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 369, ठीक है। और आपातकालीन भाग 18 में आपातकालीन स्थितियों का उल्लेख किया गया है, भाग 352 से 356 व 360, ठीक है। गाइज मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। जो मेरे द्वारा क्वेश्चन आंसर समझाए गए हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा वो मौलिक अधिकार से संबंधित होगा, ठीक है। उसमें हम मौलिक अधिकारों के क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।